मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और जो नया टॉपिक है उसका नाम है आपका संधारित्रों का समायोजन। ठीक है, नहीं समायोजन या संयोजन, ठीक है ना। तो संधारित्रों का जो समायोजन या संयोजन हम कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन है और नंबर दो पार्श्व क्रम संयोजन है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बेटा आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपका कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर संधारित्र आपका C2, ये C3, डॉट 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 करके आप कितने भी संधारित्रों को सीरीज में ऐड कर सकते हैं। यानी कि जब एक प्लेट दूसरे की प्लेट से कनेक्टेड हो तो वो आपका क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। जैसे मान लो ये C1 था, ये C2 था, इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट आपस में कनेक्टेड है, इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। इसी तरीके से आगे तक आपका ये चलता रहता है। इसी क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, तो इसमें एक चीज ध्यान से देखना, मेरी आवाज पे ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है आपको ये धुंधला नजर आ रहा हो। तो बेटा ये आपका कोई मशीन है, बाह्य यंत्र है, जिससे मैं इस संधारित्र को प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो प्लस क्यू आवेश देता हूं, तो यहां पर इस प्लेट पर भी प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। और बेटा इस संधारित्र में जो आपका विभव होगा वो V1 है, ये आपका विभव है V1, ये विभव है आपका V2, यहाँ पर जो विभव है वो V3 है, यहाँ पर विभव है जो वो Vn है। ठीक है बेटा, तो इसमें दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है आपको। श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो हर एक संधारित्र पर समान होता है। आवेश क्या होता है बेटा, समान। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, जो आवेश होता है, आवेश कैसा होता है बेटा, समान होता है। हर एक संधारित्र पर क्या होगा, समान होगा। पर जो विभव है यानी कि V है, वो आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। विभव क्या होगा, अलग होगा। ठीक है जी। तो इससे पहले आप साइड में ये डायग्राम बनाइएगा और लाइन लिखिएगा। आप पहले एक लिखिए बेटा, माना C1 C2 एंड C3, माना C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, डॉट 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 Cn। ठीक है बेटा, वाले संधारित्रों की प्लेटों के बीच Cn धारिता वाले संधारित्रों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 डॉट 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 Vn है, Vn है। अतः Q = CV। यहां से मैं अगर V की वैल्यू निकालूं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, Q/C। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है आपके पास। तो यानी कि अगर मैं यहां से V1 निकालूं तो Q, क्योंकि हर जगह सेम रहेगा, हर एक संधारित्र में समान रहेगा, तो Q/C1। बेटा V2 निकालता हूं तो Q/C2। V3 निकालूंगा तो आपका इक्वल में क्या होगा बेटा, Q/C3। इसी तरीके से आपका अगर मैं Vn में निकालता हूं तो Q/Cn होगा। Vn निकालता तो Q/Cn। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मान लो नेक्स्ट लाइन लिखेगा आप, यदि बिंदु A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच, B आपका क्या भू संकल्पित है, आपका ध्यान रखना बेटा। ठीक है, यदि A और B के बीच परिणामी विभवांतर V हो, यदि A तथा B के बीच परिणामी विभवांतर V हो, तो नेक्स्ट लिखना नीचे लाइन से, V बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस में डॉट 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 प्लस में कितना हो जाएगा, Vn। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं V बराबर में क्या लिख सकते हैं,
Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2, Q अपॉन में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में Q अपॉन में Cn। अब बेटा ध्यान दो, V का फॉर्मूला जनरल क्या होता है, Q अपॉन में C, तो इसको मैं लिख सकता हूं V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोबारा से, Q अपॉन C, ठीक है ना, और इसको मैं बोलता हूं CS, यानी कि जो आपका सीरीज, S का मतलब क्या है यहाँ पे, सीरीज, श्रेणीबद्ध संयोजन। तो बेटा यहां से Q Q कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में CS, सॉरी Q अपॉन में CS, Q ब्रैकेट में 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में 1 अपॉन में Cn। ठीक है बेटा, Q से Q कैंसिल, यानी कि आपका यहां पर जो आंसर आएगा वो बनेगा 1 अपॉन में CS इक्वल टू 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में 1 अपॉन में Cn। बेटा इसको नोट कीजिए पहले तो, ठीक है, नोट कीजिए बेटा। अब इसमें देखना, अगर वो आपसे डेरिवेशन पूछता है और आपसे बोलता है कि भाई किन्हीं भी 3 संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रमबद्ध में हम जोड़ते हैं तो उनके लिए एक डेरिवेशन ज्ञात कीजिए, तो उनकी मतलब की परिणामी जो आपकी धारिता होगी क्या होगी। तो आप बेटा 3 का ही यहां तक का डायग्राम बनाना है आपको, इसको भू संकल्पित कर देना है बस, यहाँ पे 3 तक, ये वाला पोर्शन Vn वाला नहीं लिखना है, Vn नहीं लिखना है, यहाँ पे भी नहीं लिखना है, यानी कि n वाला पोर्शन आप हटा दीजिएगा तो C1, C2, C3 रह जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो इससे क्या पता चला कि श्रेणीबद्ध क्रम में जब मैं संधारित्रों को जोड़ता हूं तो उनकी जो परिणामी धारिता होगी वो पर्टिकुलर, यानी कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होती है, यानी कि इसकी जो धारिता है उसका व्युत्क्रम, इसकी जो धारिता है उसका व्युत्क्रम, इसकी जो धारिता है उसका व्युत्क्रम, तो यानी कि 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में अपॉन में C3, इन सब का योगफल से जो हमें आंसर मिलेगा वो परिणामी धारिता आएगी, किसमें बेटा, श्रेणीबद्ध क्रम में, ठीक है बेटा। तो अब इसमें पॉइंट करके लिखेगा आप, लिखेगा अतः इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि कई संधारित्र श्रेणी क्रमबद्ध किए जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, श्रेणी संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण समान होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखिएगा, श्रेणी क्रमबद्ध संयोजन में तुल्य धारिता का मान यानी कि CS, तुल्य धारिता का मान संयोजन में जोड़े गए संधारित्रों में से
संधारित्रों में से न्यूनतम धारिता से भी कम होता है, न्यूनतम धारिता से भी कम होता है। जैसे बेटा इस लाइन का मतलब समझना, मैं मान लेता हूं ये आपके श्रेणी क्रमबद्ध में जुड़े हुए हैं, इसकी धारिता में 2 फैराड मान लेता हूं, उसका 3 फैराड मान लेता हूं, उसका 4 फैराड मान लेता हूं, ठीक है बेटा। तो जब ये आपने कोई भी 3 संधारित्र को श्रेणी क्रमबद्ध में ऐड किया तो इनकी देखो तुल्य धारिता कितनी हो गई बेटा, निकालते हैं 1/2, 1/3, 1/4, तो एलसीएम लोगे बेटा 24 आएगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया 12, यहां पे कितना हो गया बेटा ये 8, यहां पे कितना हो गया 6, तो देखना बेटा कितना आएगा 14 और 26/24, तो CS सॉरी 1/CS, और जब आप CS निकालोगे तो 24/26 आएगा। तो बेटा देखना कहीं ना कहीं पर जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.9 समथिंग आएगा, 0.9 समथिंग आएगा, यानी कि जो तुल्य धारिता है यानी कि जो CSI उसका जो मान है वो प्रत्येक धारिता से भी कम है। जैसे यहाँ पे 2 से भी कम है, 3 से भी कम है और 4 से भी कम है। देखो तुल्य धारिता कितना है 0.9, तो 2 से भी कम है, 3 से भी कम है और 4 से भी कम है। तो यानी कि जब मैं श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ता हूं तो तुल्य धारिता प्रति एक धारिता से भी क्या आते हैं कम आते हैं। इस पॉइंट का यह मतलब है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, यह संयोजन, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, यह संयोजन उन परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, उन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जब किसी ऊंचे वोल्टेज को अनेक संधारित्रों में विभाजित किया जाता है। यह संयोजन उस परिस्थिति में उपयोग किया जाता है जब किसी ऊंचे वोल्टेज को अनेक संधारित्रों पर विभाजित किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका श्रेणी क्रमबद्ध संयोजन। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है बेटा। देखो पार्श्व क्रम संयोजन में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, यहां पर जो आवेश होगा हर एक संधारित्र का आवेश अलग अलग होगा पर विभव क्या होगा बेटा समान होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही नोट कर लेना है कि आवेश अलग अलग होगा और बेटा विभव समान होगा। हर एक संधारित्र में विभव क्या होगा बेटा समान होगा, ठीक है जी। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है जी। चलो अब हम पार्श्व क्रम में कैसे पहचानेंगे। देखो जब सभी संधारित्रों की प्लेट, एक प्लेट तो किसी एक कॉमन पॉइंट से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से, यानी कि देखना C1 की पहली प्लेट, C2 की पहली प्लेट, C3 की पहली प्लेट और Cn की पहली प्लेट, सारी की सारी एक कॉमन पॉइंट A से जुड़ी हुई है। इधर वाली सारी प्लेट इस पॉइंट से और इधर वाली सारी प्लेट आपकी B पॉइंट से जुड़ी है, यानी कि एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसी क्रम को हम जो बोलते हैं, इसी संयोजन को हम बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है बेटा। तो अब इसमें लिखिएगा आप लिखिए माना C1, C2, C3 Cn धारिता वाले संधारित्रों पर क्रम से Q1, Q2, Q3 Qn आवेश रहता है।
तो अतः कुल आवेश, अतः कुल आवेश, तो कुल आवेश बेटा कितना, नीचे लाइन से लिखना, Q बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस में Qn। ठीक है बेटा, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा अब, चूंकि सभी संधारित्र बिंदु A तथा B के बीच जुड़े हैं, एक संधारित्र की प्लेटों के बीच लिखना, प्लेट पर मत लिखना, प्लेटों के बीच एक ही विभांतर होता है, यानी कि समान, यानी कि इस पे भी V होगा, इस पे भी V, इस पे भी V, इस पर भी V। तो सभी संधारित्रों पर जो विभांतर होगा बेटा क्या होगा, V होगा, और बाकी सब पे क्या होगा, आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है बेटा, तो हमें पता है, तो अगर मुझे Q1 निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ C1V। ठीक है, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV, तो Q1 निकालना तो C1V। V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा विभव कितना है, V है। Q2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, C2V। Q3 लिखोगे बेटा कितना हो जाएगा, C3V। और Qn लिखोगे तो क्या हो जाएगा, CNV। तो बेटा अब देखना, Q की जगह लिख सकता हूँ CP, P का मतलब है पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम की तुल्य धारिता, और ये V इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी होगी, Q1 की C1V प्लस में C2V प्लस में C3V और प्लस में डॉट 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 प्लस में CNV। ठीक है बेटा, तो अब यहां से आप देखोगे ध्यान से, V कॉमन लोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस में डॉट डॉट क्या आएगा बेटा यहाँ पे, CN। ठीक है, और V से V कैंसिल आउट, तो यानी कि CP किसके बराबर हुई, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, और कितना हुआ बेटा ये, CN। तो ये चीज हो गई आपकी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता किसके बराबर हो गई, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN। ठीक है बेटा, चलिए इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, समीकरण, इसको नाम देते हैं ना 1 नाम, समीकरण एक से स्पष्ट है कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा आप, इस संयोजन में तुल्य धारिता का मान काफी अधिक हो जाता है, अतः इस संयोजन पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित हो जाती है। भाई धारिता बढ़ गई तो हम ज्यादा से ज्यादा आवेश इसमें क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कराना है तो संधारित्रों को समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में हम जोड़ सकते हैं। अगर अधिक वोल्टेज को आपको विभाजित करना है तो वोल्टेज को विभाजित करने के लिए बेटा आपको संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा बेटा, यह संयोजन उस परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, यह संयोजन उस परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है जब कम विभव पर
अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। जब कम विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज थी आपकी श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में। ठीक है बेटा, देखो बेटा अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्ट में आता है आपका। तो पहला हम करेंगे संधारित्रों में संचित ऊर्जा। तो देखो बेटा, संचित ऊर्जा का मतलब यहां पर क्या है। मान लो आपके पास ये कोई अनावेशित चालक है। ठीक है, अब आप इसको किसी बाह्य मशीन द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा धनावेश कर रहे हैं। तो जब शुरुआती दौर में मैं इसको आंशिक धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश देता हूं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि नहीं जी मुझे तो और आवेश इसको देना है। जब मैं इसको और आवेश दूंगा, यानी कि जो बाह्य स्रोत है, जो बाह्य मशीन है, जब इसको और अधिक धन आवेशित करने की कोशिश करेगी तो ये जो आवेश है इस पर आ गया आंशिक जो आवेश था वो अब आने वाले धनात्मक आवेश का प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि उसका विरोध करेगा। पर फिर भी आपको क्या करना है, इस पे और आवेश देना है। तो यानी कि अब अगर आप इसको और अधिक आवेश देना चाह रहे हो तो आपको, यानी कि आपके बाह्य स्रोत को प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और वही कार्य जो हमने 11th में पढ़ी थी कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो वही कार्य इसमें स्थितिज वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब आप लिखिएगा, यहां से शुरुआत होगी आपके डेरिवेशन की। लिखिए कि किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। या अथवा करके लिखना, अथवा नीचे लाइन से चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही चालक तथा उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर बेटा नेक्स्ट लाइन से आप लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिए चालक को अति सूक्ष्म यानी कि DQ लिखना बेटा, DQ देने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो बेटा अब हम डेरिवेशन करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V = W/Q। ठीक है बेटा, तो यहां से कार्य का फॉर्मूला कितना हो गया, VQ। कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, V × Q। V का मतलब विभव और Q का मतलब आवेश। ठीक है बेटा, चलिए अभी हमने जो कहानी पढ़ी है, हमने लिखा है लाइन में कि चालक को सूक्ष्म आवेश या आंशिक आवेश यानी कि DQ आवेश देने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो जब हम आंशिक आवेश देंगे या सूक्ष्म आवेश देंगे तो हमें कार्य भी कम ही करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे dW = V × DQ। ठीक है जी, चलिए ठीक। और V का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, V = क्या होता है बेटा, Q/C और ये DQ, Q/C DQ।
अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आप, अतः चालक को कुल आवेश क्यों, अतः चालक को कुल आवेश क्यों देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य। तो बेटा देखो, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा W। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसको देखो, ये डिफरेंशियल होता है सूक्ष्म कार्य जो किया। अब मुझे पूरा चार्ज यानी कि कुल आवेश Q देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसको मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। कहां से 0 से Q तक। पहले उस पर 0 आवेश था और Q तक हमें पहुंचाना है, तो dW। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 0Q, dW की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, ध्यान से देखो, तो Q/C और dQ। ठीक है बेटा। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/C बाहर आ जाएगा, और Q का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, Q बता देता हूं, तो 0 से Q, तो बेटा क्या बचा यहाँ पे Q और ये dQ। ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन जिस बच्चे से नहीं आता वो ध्यान से समझना, ध्यान से। कहीं पर भी अगर आपको x की पावर n dx मिलता है, ये अलग अलग, ये एक ही सिंगल वर्ड होता है, ध्यान रखना बेटा, ये सिंगल वर्ड होता है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक पावर बढ़ा दो और जो पावर है वही नीचे लिख देना बस। ठीक है। तो यहां पे वही काम करते हैं। तो यहां पे पावर कितनी है, यहां पे पावर कितनी है 1, तो एक पावर बढ़ाओ तो Q2 हो गई, और जो पावर है वही नीचे लिख दो। कहां से कहां तक, 0 से Q तक। अब इसको मैं बोलता हूं अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर वाली वैल्यू रखते हैं हम, Q में Q रखो, तो Q²/2 रहेगा, माइनस जब Q में 0 रखोगे तो 0/2। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा 1/C Q²/2। इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में लिखेंगे तो यही वर्क डन उसमें ऊर्जा के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो गया आप पे संचित। तो कितना हो गया बेटा ये 1/2C Q²। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है। अब इसी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, आप लिख सकते हैं, यहां पे मैं बता देता हूं आपको। ये आपका 1 हो गया, तो U में देखो Q का फॉर्मूला हमने पढ़ा है CV, Q का फॉर्मूला हमने पढ़ा है CV, तो 1/2C, और Q की जगह, इस Q की जगह लिख देता हूं CV, और स्क्वायर था तो पूरे पे स्क्वायर। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो 1/2CV² फॉर्मूला बनेगा। ये एक सेकंड फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा जी, फिर अभी आपने एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, C हम लिख सकते हैं Q/V, C/Q/V। तो यहां पे लिख दीजिए C की जगह Q/V, ये आपका सेकंड बना फॉर्मूला। तो U बराबर में 1/2, C की जगह लिखा आपने Q/V, और ये आपका ये Q², तो एक Q से Q कैंसिल, और U बराबर में आपके पास बन गया 1/2QV। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला। तो ये आपके इस फॉर्मूले के 3 फॉर्म हो सकती है, ये फर्स्ट, सेकंड, ये सेकंड है, और ये आपकी थर्ड वाली फॉर्म है। ठीक है बेटा। तो तीनों ही चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। यही था आपका डेरिवेशन संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने सिर्फ संचित ऊर्जा निकाली थी, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। तो टॉपिक का नाम है आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है बेटा। तो ये आपका ये जो टॉपिक है वो इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसको कराने से पहले हम कुछ मोटी मोटी बातों पर ध्यान दे लेते हैं। देखो C आपका क्या है, संधारित्र की धारिता, Q प्लेटों V आपका होगा प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है बेटा। A क्या है, प्लेट का एरिया, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, इनका एरिया। ठीक है। D प्लेटों के बीच की दूरी, A इंटू में D, A का मतलब होता है क्षेत्रफल और D का मतलब होता है दूरी, और A इंटू D आपका होता है आयतन। क्षेत्रफल गुना में दूरी आपका किसका फॉर्मूला जाता है, एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है किसी भी फिगर के लिए आपका आयतन का, क्षेत्रफल गुना में दूरी। तो यानी कि इन प्लेटों के बीच में कितना आयतन है अभी, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं एरिया और गुना में आपका क्या होगा दूरी। तो एरिया
क्षेत्रफल गुना में दूरी, इसका आयतन हो जाता है। तो इसको डेरिवेशन को करने से पहले आप एक डेफिनेशन लिखिएगा। पहले लिखे बेटा, हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखिएगा पहले। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो देखो बेटा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, U। देखो स्मॉल u से हम दर्शाते हैं ऊर्जा घनत्व को, और कैपिटल U से दर्शाते हैं संचित ऊर्जा को। ठीक है ना। चलो, U बराबर में क्या है, निहित कुल ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। प्रति का मतलब डिवीजन, आयतन यानी कि प्लेटों के बीच का आयतन, यानी कि ऊर्जा का कुल ऊर्जा का मतलब हुआ U और आयतन का मतलब हुआ A इंटू डी। फिर आप ये सिंबल्स आप लिखेंगे, इसके बाद में यहां पर ये आप ये लिखेंगे और फिर डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए जगह छोड़ के आप डायग्राम बाद में बनाना, पहले इसको डेरिवेशन करते हैं फिर देखना बेटा। तो U का मतलब आपने पढ़ा है 1/2 CV स्क्वायर अपॉन में एरिया इंटू में डी, यानी कि क्षेत्रफल गुना में दूरी। ठीक है बेटा। अच्छा, और हमें पता ही है कि C बराबर में क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नोट A अपॉन में डी। पर मैंने यहाँ पे नोट नहीं लगाया, हो सकता है यहाँ पे कोई प्राविद्युत रखा हो, अगर नहीं रखा है तो C नोट लगा लेना। अगर आपने रखा है तो प्राविद्युत का कोई प्राविद्युतांक मान भी होगा तो उसको मैं बोल देता हूँ K। तो ये हमने डेरिवेशन पढ़ा हुआ है पहले, तो K एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। ठीक है बेटा। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि E इक्वल टू में V अपॉन डी, विभवांतर बटे में दूरी। तो ये चीज भी पढ़ी हुई है। तो बेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। तो देखो 1/2 C की वैल्यू कितनी है बेटा, K एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D इंटू में V की वैल्यू यहां से निकालो। V की वैल्यू अगर यहां से निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, E इंटू डी। तो E इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है। अपॉन में कितना है बेटा यहाँ पे, A इंटू डी। ठीक है। अब ध्यान देना, A से A कैंसिल हो गया आपका। ठीक है। अच्छा जी, अभी कितना बचा आपके पास, स्मॉल u इक्वल टू में कितना बचा, 1/2। ये लिखा मैंने 1/2। अच्छा, ये d यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और k एप्सिलॉन नोट तो बचा हुआ था बेटा, k एप्सिलॉन नोट बचा, ये d इसके साथ में गया तो ये d स्क्वायर हो गया अपॉन में, और बाकी बचेगा आपका e का स्क्वायर इंटू में d का स्क्वायर। तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब इसको यानी कि जो ये ऊर्जा हो गई 1/2 के एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो ये आपका ऊर्जा घनत्व आ गया बेटा आपका। कब आ गया, जब आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई प्राविद्युत रखा था। यदि मैं मान के चलूं, यदि संधारित्रों के प्लेटों के बीच अगर वायु है तो वायु का मतलब क्या हो गया, K इक्वल टू में 1। तो यहाँ पे यू नोट बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो 1/2 एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर। तो ये ऊर्जा घनत्व है आपका, और यूनिट होगी इसकी जूल पर मीटर क्यूब।